नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की सफलता और उनकी जो साख पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उससे दो लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट है। एक हिंदुस्तान के अंदर है और एक हिंदुस्तान के बाहर। हिंदुस्तान में राहुल गांधी गांधी परिवार को ऐसा लगता है कि मोदी अगर 2024 में फिर से आ गए तो उनका इस देश में रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी और अगर होगी भी तो बहुत ही कमजोर पार्टी की तरह होगी, जिसके पास कुछ कहने और करने का के लिए कुछ बचेगा नहीं। और दूसरी चीज जो मोदी से बिल्कुल परेशान है वो है चीन। और सबसे मजेदार बात यह है कि चीन और ये गांधी परिवार, ये कांग्रेस, इन दोनों के बीच बड़े ही संदिग्ध किस्म के रिश्ते हैं। प्यार ही प्यार है दोनों के बीच। हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने वाले, हिंदुस्तान की सेना के ऊपर हमला करने वाले इस चीन का रिश्ता गांधी परिवार से क्या है और क्यों ये दोनों मिलके मोदी के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं, जो कभी बीबीसी के नाम पे, तो कभी बॉर्डर पे अटैक करके, तो कभी ये लेफ्ट लिबरल कबाल बवाल करता है, कभी सीए की फंडिंग होती है, वो आंदोलन शुरू हो जाता है, कभी किसानों का आंदोलन चलता है, तो कभी खालिस्तानियों का आंदोलन चलता है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही है उसमें एक चीज़ कॉन्सिस्टेंट है, पैसा चीन से आ रहा है और समर्थन हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी दे रही है। क्या है इन दोनों के बीच सीक्रेट डीलिंग, वो एमओयू में क्या रखा हुआ है, उसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बताइए, ऐसे तो हम कहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन हमारे देश में जो विपक्षी नंबर 1 है वो देश के दुश्मन नंबर 1 के साथ क्या गुटरगू कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसका बड़ा एक अंग्रेजी में अच्छा फ्रेज है, एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड। तो इसके लिए गद्दार बन जाएंगे हम? बन रहे हैं, बने हुए हैं। इनको सत्ता चाहिए, इनको भारत माता से कोई लेन देन नहीं है। आम जनता, सेना, राष्ट्रभक्त की दृष्टि में चीन दुश्मन है, कुछ लोग के दृष्टि में दोस्त है। ये फर्क है सोच में फर्क है। अब नेहरू परिवार का चाइना प्रेम पे मैं 16 पॉइंट बुलेट फॉर्म में बोलूँगा, क्योंकि 16 मिनट में ख़त्म करना है तो खाली बुलेट फॉर्म में बोलूँगा। 16 पॉइंट, एक पॉइंट में 1 मिनट। ओके। पहला, हिंदी चीनी भाई भाई, नतीजा 62 वॉर डिफीट। यूएनएससी में परमानेंट सीट अमेरिका हम लोग को ऑफर दे रहा था, नेहरू जी ने चीन को दे दिया। उसका हम हर्जाना भुगत रहे हैं अभी। हर एक पाकिस्तान टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट बनाने में चीन ब्लॉक कर देता है। तिब्बत का कैप्चर में पीएलए को नेहरू जी ने लॉजिस्टिक सपोर्ट सप्लाई किया, खाना, राशन सब सप्लाई किया। ध्यान रखिए, चीन के पास तिब्बत नहीं था, चीन ने जबरदस्ती उसे कब्जा किया। और जब चीन की सेना वहां तिब्बत में कब्जा करने के लिए आई तो जवाहरलाल नेहरू ने चीनी सेना के लिए यहाँ से चावल भिजवाया था और वही चावल खा के इन लोगों ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। ये हिंदी चीनी भाई भाई, ये मूर्खता उस वक्त भारत की सरकार ने जो दिखाई, जिसका दंश अब तक हम झेल रहे हैं कि हमारे पास कश्मीर का आधा हिस्सा नहीं है, कई सारे इलाके अरुणाचल प्रदेश में वो चीन के पास पड़ा हुआ है और वो हर समय इस जुगाड़ में रहता है कि कैसे वो हिंदुस्तान के अंदर घुस के कुछ जमीन को कब्जा कर ले। मनीष, तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो कि देश का प्रधानमंत्री तवांग जाता है, राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ, तवांग जाता है, उस समय ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे जनरल वीके शर्मा, जो बाद में आर्मी चीफ बने। उनको जाके दबाव डालता है कि चीन के प्रति एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, चीन पे ट्रुप्स पे फायर करने की जरूरत नहीं है। मतलब दबाव डालने के लिए ईस्टर्न आर्मी कमांडर को प्रधानमंत्री दिल्ली से उठकर तवांग जाता है और ईस्टर्न आर्मी कमांडर को वहां बुलाता है तवांग में। उसके बाद तो चीन को खुश करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं। 73 स्ट्रेटेजिक रोड जो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने सोच डेवलप किया था, उसमें से 12 साल में 8-10 रोड बने थे। बट कोई चीन नहीं चाहता था इंफ्रा बनाना। थोड़ा रोड को हम लोग रिपेयर करते थे, यदि रोड वाइडन किए, उधर से मैसेज आ जाता, इधर एंटनी बोल देता था नहीं फौज को मत करो, चीन गुस्सा हो जाएगा। उसके बाद
चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने दिया और हमारे लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया। 2008 में MOU साइन किया। MOU में क्या कंटेंट है आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। ये सेना से सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। 2008 का तो सबूत दे दो देश को, उसका सबूत कौन देगा? वो तो पब्लिक डोमेन में है। हमने क्या किया? 2008 पब्लिक डोमेन में है, किसी को नहीं पता है। उसके बाद मेरा अनुमान है, इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मेरा अनुमान है कि जो स्विस बैंक में नेहरू परिवार का पैसा था या कांग्रेस का पैसा था, क्या ये सच है कि वो चाइना ट्रांसफ़र हुआ? इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। चाइना के मदद से जो लेफ्टिस्ट कबाल है उसको नेहरू परिवार पॉलिटिकल उसका एडवांटेज उठाता है। राहुल गांधी के सराउंड आज की तारीख में जितने एडवाइज़र्स हैं, टॉप एडवाइज़र जो ड्राफ्ट लिखते हैं, वो सब लेफ्टिस्ट हैं। आप उनके राहुल गांधी के स्पीच में ओरिएंटेशन देखो, सब लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन है। उसके बाद रफ़ाल में क्या बोला? रिलायंस को बेच दिया, रिलायंस को बेच दिया, रिलायंस को बेच दिया। टोटल जो सप्लाई ऑर्डर वैल्यू था रफ़ाल का 59,000 करोड़। ऑफसेट 50% होता है, पहले 30% था, बढ़ाया गया 50%। तो 59,000 का 50% कितना हुआ? 29,500 करोड़। राउंड ऑफ कर दो 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ में से रिलायंस को, अनिल अंबानी को मिला सिर्फ 3%। वो कितना बनता है? 870 करोड़। राउंड ऑफ कर दो हायर साइड पे 900 करोड़। तो 30,000 में से 900 करोड़ अनिल अंबानी को गया, और वो भी पर्पस सामान के लिए, सामान के लिए वो सप्लाई करेगा। सप्लाई ऑफसेट क्लॉज है, हाँ, कि भाई इतना पैसा तुम री इन्वेस्ट करोगे हिंदुस्तान में। हाँ, तो कैसे बेच दिया? आपको समझ में नहीं आता है। 3% रिलायंस को गया है, तो 97% तो बाकी लोग को गया। ये सब बात ये राहुल गांधी को समझ में आती भी है या नहीं आती है? अब मैं क्या बोलूँ, एज ए फ्रेंड मैं ऑफ द कफ ऑफ द टीवी बोल सकता हूँ। मेरा ख्याल है उनको मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की जरूरत है मानसिक रूप से। अब इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। और उसके बाद जिद में सब लोग पड़ा हुआ था, ये लोग सारे कबाल, ये चाइनीज दलाल कि अंदर क्या है स्पेसिफिकेशन बताओ। भी आता वो, हाँ, टेक्निकल डिटेल्स दो रफ़ाल का। क्यों? चीन ने बोला। क्यों? उसका काउंटर ढूंढना है, क्या मिसाइल सिस्टम है, क्या उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। भाई एक चीज़ बताओ राहुल गांधी, तुमको रफ़ाल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से क्या मतलब है? और मैंने बता भी दिया, क्या करोगे? चीन को दोगे तुम, क्योंकि चीन चाहता है। उसके बाद डोकलाम में चाइनीज एनवॉय के साथ राहुल गांधी डिनर खाता है। क्या बातचीत हुई? पब्लिक डोमेन में लाए। कैलाश मानसरोवर जाता है राहुल गांधी, तो इंडियन पोस्ट पे नहीं जाता है, चाइनीज पोस्ट पे जाता है। वो थैला में कौन सा कागज़ था जो वहाँ एक्सचेंज हुआ, दिया गया? ये राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। चाइनीज पोस्ट क्यों? हिंदुस्तान का पोस्ट क्यों नहीं? चाइना दुश्मन तुम्हारा मित्र है। तुम उसके किसी के घर आप जाते हो तो इसका मतलब वो मित्र है। किसी के घर नहीं जाते उसका मतलब आप दुश्मन समझते हो। इंडियन पोस्ट दुश्मन, चाइनीज पोस्ट मित्र। तवांग में राहुल गांधी कहता है कि PLA ने इंडियन आर्मी को पीटा। हम पीट के नहीं आते हैं, हम पीटते हैं। वो तो मीडिया में, सोशल मीडिया में आ गया। उसके बाद राहुल गांधी कहता है चाइना फुली प्रिपेयर्ड है फुल स्केल वॉर के लिए। इंडियन आर्मी के पास, सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। चाइना बहुत स्ट्रांग है। मतलब चाइना का मनोबल बढ़ा रहे हो, हमारा मनोबल गिरा रहे हो। तवांग के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कहती है और राहुल गांधी कहता है इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट का डिटेल्स दो, ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट का डिटेल्स दो, पार्लियामेंट में ये सब डिटेल्स उजागर करो। मतलब ये क्या आदमी है? सत्ता के लिए, चीन को खुश करने के लिए इस लो लेवल तक गिर सकता है? ये सब ऑपरेशनल डिटेल्स है, ये सब स्टेट सीक्रेट है, नहीं पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, ना बताना चाहिए। सवाल नहीं पैदा होता है ऑपरेशनल डिटेल्स या हम आर्मी का डिटेल्स हम पब्लिक डोमेन में लाएं। कौन कहाँ किसको दे देगा? या लोग तो 3W पे बिकने के लिए तैयार हैं, वाइन विमेन वेल्थ। तो हम इसकी रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाइना के पेरोल पे हैं, वही रह के आवाज़ उठाते हैं। अब एक और बिंदु में, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे टिप्पणी करने जा रहा हूं, वो है US एंगल। US से दिखाता तो है कि चाइना के परिप्रेक्ष्य में, क्वाड में वगैरह वगैरह में वो हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है। बहुत संधि साइन किया,
लेमोआ वगैरह वगैरह, कमकासा, ये सब साइन किया एग्रीमेंट। लेकिन सच क्या है? सच क्या है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान एक पैरेलल पावर सेंटर की तरह इमर्ज करे, जो कर रहा है। तो हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था, कहीं अमेरिका डर रहा है कि मेरे बगल में ना खड़ा हो जाए, तो अंदर से वो चिढ़ रहा है। CIA का रिपोर्ट है कि मोदी जी इनकरप्टेबल है, उनको खरीदा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि CIA भूतकाल में कुछ लोग को खरीदता रहा है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हिंदुस्तान में आप तो आर्मी के हैं, मुझे तो बोलने में ख़राब लग रहा है, लेकिन इसमें कोई शको शुबा नहीं। मैंने डिफेंस में बहुत सारी स्टोरीज़ की है कि कोई भी गन हो या कोई जूता खरीदाया हो आर्मी के लिए, उसमें घूसखोरी अगर कांग्रेसियों ने नहीं की तो फिर इनका नाम ही कांग्रेस नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का। कैबिनेट में जो डिसीजन होता था, विद इन मैटर ऑफ आवर्स CIA के पास पहुंच जाता था, बता देते थे विद इन मैटर ऑफ आवर्स। नाम लूंगा तो बवाल हो जाएगा, ये सच है। उसके बाद कहाँ कहाँ से गद्दारों को हटाएंगे भाई हम लोग? देखिए, इसका मनीष एक ही सोल्यूशन है जो मैं समझता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन कीजिए, राष्ट्रद्रोह डिफाइन कीजिए, IPC वो 121 124 को पूर्ण रूप से परिभाषित कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 30 दिन में न्याय, देश के बाहर कैपिटल पनिशमेंट, आउट ऑफ दिस कंट्री, हैंग देम। दूसरा चीज, कोई भी जो वक्तव्य देता है, फालतू बात करता है और प्रूफ नहीं दे पाता है, ऐसे उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। या तो सबूत दो, प्रूफ करो कि तुम सही हो, या तुम यदि पार्लियामेंट के मेंबर हो 6 महीने के लिए सस्पेंड, 1 साल के लिए सस्पेंड। ये पार्लियामेंट के मेंबर ही तो ज्यादा धरती के भार बने हुए हैं। आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप बोल रहे हो तो उसके लिए यू हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ। ऐसे थोड़ी हवा में बात कर लिए। अब आता हूं मेन चीज पे कि CIA शुरू से देख रहा है कि हिंदुस्तान, CIA में लोग बेवकूफ नहीं बैठे, देखा हिंदुस्तान की शक्ति है ग्लोबल पावर बनने की। तो हमने जब क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट शुरू किया, नंबी नारायण उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। प्रोसिक्यूशन केस में फंसा दिया, जेल भेज दिया, मारपीट सब कुछ हुआ। सब कुछ। कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि CIA से हुक्म आया होगा इस इंजन डेवलपमेंट को रोको। और आज हम अभी भी पूर्ण रूप से अपने फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं डेवलप कर पाए हैं। यदि नंबी नारायण को सफलता मिल गई होती, आज हम कहाँ होते। उसके बाद मैं बहुत ब्लंटली कहने जा रहा हूँ कि अमेरिका में 3 लॉबी बहुत स्ट्रांग है, आर्म्स लॉबी, फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी। और 3 लॉबी को कंट्रोल करते हैं ओबामा, हिलरी क्लिंटन और उसका कवाल। और 3 उनके प्रमुख कर्ता धर्ता है, सुसान राइस, समंथा पावर, विक्टोरिया नोलन। विक्टोरिया नोलन को लोग कहते हैं कि रिजीम चेंज एजेंट है US का, यूनाइटेड स्टेट्स का, डीप स्टेट का। और BBC को कैसे इन्फ्लुएंस किया गया, इन तीनों में से किसने किया, ये मैं जानता हूँ, बट इस पर गवर्नमेंट की परिभाषा आनी चाहिए। तो आप USA को दोस्त मत समझो। दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। अपने आप अपने पैर पर खड़े होने की आवश्यकता होती है। ये आप देखो कि मोदी जी को किस तरह से हिंदुस्तान का भविष्य को नेविगेट करने की वो दिन रात कोशिश करते रहते हैं। जानते रहे, वो सब जानते हैं। मैं जो बोला हूँ वो उससे मैं यदि 100% बोला, वो 200% जानते होंगे। तो जानते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन देशद्रोही, कौन तीर चला रहा है मुझ पर, भारत माता पे कौन कौन तीर चला रहा है, और वो सुरक्षित करते जाते हैं। पर दुख लगता है कि यहाँ के लोग खाते हैं, यहाँ का पीते हैं और यहाँ राष्ट्रद्रोह करते हैं। सबसे बड़ी जो मुझे बात इसका दुख लगता है कि उनको कुछ नहीं होता। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, कुछ नहीं होता। कुछ बोले हो तो भुगतो, तो भुगतने का सिस्टम बनाना पड़ेगा देश में। ऐसे यू कांट गेट अवे विथ मर्डर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे तरीके से समझाया देश के दुश्मनों के साथ हिंदुस्तान के विपक्ष का क्या रिश्ता है और क्यों इस तरह के विवाद जो है अचानक उठ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सही है तो आगे आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव से पहले तक इस तरह के विवाद और भी उठते रहेंगे। उठेंगे, एकदम उठेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।